अब हम लोग ऑप्शंस में आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट गिव्स द ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन होल्डर किसको बोलते हैं? जो ऑप्शन का बायर होता है उसको ऑप्शन होल्डर बोलते हैं। ठीक है, एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट गिव्स द ऑप्शन होल्डर द राइट टू बाई और राइट टू सेल। अब ये दोनों चीज क्यों बोल रहा है? अगर किसी के पास कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है तो कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाई, और अगर उसके पास पुट ऑप्शन है, कोई खरीद के रखा है, तो उस केस में होता है राइट टू सेल एट स्पेसिफाइड प्राइस। ठीक है, इसीलिए यहां पे दे रहा है कि एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट गिव्स द ऑप्शन होल्डर द राइट टू बाई और राइट टू सेल कॉल और पुट द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है गोल्ड, वो हो सकता है क्रूड ऑयल, वो हो सकता है कोई स्टॉक, वो हो सकता है इंडेक्स। ठीक है, हाँ एसेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो ट्रेडेबल एसेट है उसके बारे में। ठीक है, ट्रेडेबल एसेट के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। लैंड भी हो सकता है, लेकिन लैंड तो ट्रेड नहीं होता है ना ऑनलाइन। ठीक है, गोल्ड का ट्रेडिंग होता है, क्रूड ऑयल का होता है, और भी क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे कमोडिटीज हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, सबका ट्रेड होता है। तो इसमें जो है ऑप्शंस का, अभी ऑप्शन जो है वो मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता है। ठीक है, बाई सेल अंडरलाइंग एसेट एट ए सर्टेन डेट। अब क्या होता है कि हम लोग इस एग्जांपल में देखें, सर्टेन डेट का मतलब क्या है? 29 मार्च 2023। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट गिव्स द ऑप्शन होल्डर द राइट टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट ए सर्टेन डेट। यहां पे कौन सा था? 29 मार्च था ना एक्सपायरी। सर्टेन डेट known as expiration date और maturity date at a pre-specified price। pre-specified price पे ये डील होता है। तो इस केस में कोई बताएगा कि pre-specified price क्या है? क्या है? 600। हाँ, pre-specified price का मतलब है 600 रुपीज के ऊपर क्या हो रहा है? डील हो रहा है, अधिकार खरीदा जा रहा है बायर के द्वारा 600 रुपए पे खरीदने का। ठीक है, वही चीज बोल रहा है, एट ए प्रिस्क्राइब्ड प्राइस नोन एज स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। इन कॉन्ट्रास्ट द सेलर और राइटर ऑफ द ऑप्शन। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है ऑप्शन का जो सेलर है उसके पर्सपेक्टिव में बात किया जा रहा है। फर्स्ट हाफ में यहां तक जो डेफिनेशन है, यहां तक जो है बात किया गया किसके बारे में? बायर के बारे में बात किया कि बायर के पास अधिकार होता है, उसके बारे में यहां तक बात किया गया। अब यहां से जो बात किया जा रहा है वो किसके बारे में बात किया जा रहा है? अब बात किया जा रहा है सेलर के बारे में, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होता है। अभी हम लोग फ्यूचर्स में भी देखें, फ्यूचर का सेलर था, फ्यूचर का बायर था। एक पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा कम से कम दो पार्टीज होते हैं। ठीक है, तो वही चीज बताया जा रहा है। अब सेलर के बारे में बात किया जा रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट द सेलर और राइटर ऑफ द ऑप्शन हैज नो चॉइस बट इज ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर और बाय द अंडरलाइंग एसेट इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है? फिर से इसको पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द सेलर और राइटर, सेलर को ही राइटर भी बोला जाता है। आप अलग अलग जगह पे, न्यूज़पेपर्स पे या यूट्यूब चैनल्स पे या चैनल्स पे, ये जो दो शब्द है, सेलर, ऑप्शन का सेलर और राइटर, ये इंटरचेंजिंगली इस्तेमाल होता है। इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है, मतलब कभी कोई राइटर बोलता है, कभी कोई सेलर बोलता है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर राइटर बोला जा रहा है, ऑप्शन का राइटर बोला जा रहा है, तो यानी कि ऑप्शन का सेलर है उसका मतलब। ठीक है, तो राइटर ऑफ द ऑप्शन के पास क्या होता है? अब इसमें क्या है, जब हम लोग यहाँ पे ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट गिव्स द ऑप्शन होल्डर राइट टू बाय और सेल, राइट टू बाई और राइट टू सेल दे रहा था। तो अब क्या है कि इसको जो अधिकार मिला है, इस अधिकारों की पूर्ति कौन करेगा? अब कोर्स बात है, जो काउंटर पार्टी है। काउंटर पार्टी कौन है? सेलर। तो ऑप्शन का सेलर जो है वो इसका जो अधिकार ऑफ बाइंग और अधिकार ऑफ सेलिंग जो मिला है उसको पूरा करेगा। तो वही चीज में बताया जा रहा है डेफिनेशन में। इन कॉन्ट्रास्ट द सेलर और राइटर ऑफ द ऑप्शन हैज नो चॉइस, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, नो चॉइस बट इज
ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर और बाई द अंडरलाइंग एसेट। मतलब इसके ऊपर केवल ऑब्लिगेशन है एसेट को या तो बाई करने का या तो बेचने का। किस प्राइस पे, किस प्राइस पे बेचने का ऑब्लिगेशन है, कोई बताएगा? हाँ, स्ट्राइक प्राइस, आप उसको जनरल भाषा में बोल सकते हैं स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस पे ऑब्लिगेटेड है सेल करने के लिए, ठीक है। इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्यों लगाया जा रहा है कि इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, मतलब कि ऑप्शन बायर के पास ये पूरी तरह से अधिकार होता है कि वो ऑप्शन का इस्तेमाल करके डिलीवरी ले या ना ले, ठीक है, ये उसकी मर्जी पे है। अब अगर यहाँ पे आप याद करेंगे, जब भी हम लोग फ्यूचर का बात कर रहे थे, फ्यूचर में क्या जो फ्यूचर का जो बायर था उसके पास ये ऑप्शन था क्या है कि वो अगर पोजीशन एडवर्स हो गया तो वो अपना जो पोजीशन है उसको टाटा बाय बाय कर दे? नहीं। फ्यूचर्स में क्या था, फ्यूचर्स में बायर भी ऑब्लिगेटेड था डिलीवरी लेने के लिए, उसी तरह से सेलर भी ऑब्लिगेटेड था डिलीवरी देने के लिए। बेचने वाला बेचना जरूरी है और लेने का लेना जरूरी है, लेकिन इसमें अभी तक जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े तो इसमें आपको दोनों जो ऑप्शंस और फ्यूचर में अंतर क्या समझ में आ रहा है, बताया जाए? फ्यूचर में बाय करने वाले को डिलीवरी के दिन लेना ही पड़ेगा अगर बायर है तो, और सेलर है तो सेल करना ही पड़ेगा। सेम ठीक है, ठीक है। ऑप्शन बायर में वो उसके पास अधिकार है कि बाई कर सकते हैं और नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन सेलर में उसको जो स्ट्राइक प्राइस पे उसने डील की है उस प्राइस में उसको डिलीवरी लेनी और देनी पड़ेगी। अब क्या है कि फ्यूचर्स में क्या था, फ्यूचर्स में बायर और सेलर, बायर एंड सेलर बोथ वर ऑब्लिगेटेड, ठीक है, ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, UNTRA कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, फ्यूचर्स में क्या था कि बायर और सेलर दोनों जो थे ऑब्लिगेटेड थे कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए। इसमें किसी के दोनों अधिकार भी था, जो बायर था अधिकार के साथ साथ बोथ वर ऑब्लिगेटेड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑब्लिगेटेड थे बायर और सेलर बोथ हैड राइट। अगर डेफिनेशन अगर हम बताएं, both had right, RIGHT, and were also, ये हुआ हम लोग डेफिनेशन खुद से बनाए, चलिए ठीक है। बायर एंड सेलर बोथ हैड राइट एंड, मतलब कि बायर और सेलर दोनों के पास अधिकार था, ये बात क्लियर है, दोनों के पास अधिकार था। बायर के पास डिलीवरी लेने का अधिकार था, सेलर के पास डिलीवरी देने का अधिकार था एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जिस प्राइस पे डील हुआ था दोनों का। और उसके साथ साथ दोनों के ऊपर क्या था, ऑब्लिगेशन भी था, ठीक है, दोनों के पास अधिकार भी था और ऑब्लिगेशन भी था। लेकिन 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 जब ऑप्शंस का बात होता है तो चीजें बदल जाती हैं। अब बायर इज हैविंग right but no obligation। ये दोनों में अंतर है। उसी तरह से अगर कॉन्ट्रा देखा जाए, एट द सेम टाइम SELLER, seller of an option does not have any choice or right।
obligated to buy और sell। चलिए ये डेफिनेशन है, अभी हम लोग साथ में मिलके बनाए ये वाला। तो इसको डेफिनेशन को जरा पढ़ के कोई बताएगा कि क्या इसका मतलब हो रहा है? वीरेंद्र जी ट्राई करना चाहेंगे? वीरेंद्र जी पढ़ के जरा बताइए। Buyer and seller in future, buyer and seller both had right and were also obligated to honor the contract। फ्यूचर में जो है बायर और सेलर को मतलब ओब्लिगेटेड है दोनों कि उनको डिलीवरी लेना या देना ही पड़ेगा, इवन बायर और इवन सेलर। ऑब्लिगेटेड है और क्या है? अधिकार भी तो है ना, अधिकार आप भूल गए, अधिकार भी तो है, राइट इसलिए तो लिखे है, देखिए यहाँ पे। इस बात को जो है अच्छे से समझ लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम लोग इतना समय इसमें लगा रहे हैं। राइट भी है और ऑब्लिगेशन भी है, ठीक है, मतलब अधिकार भी है और करना भी पड़ेगा उसको। हाँ, मतलब कि अगर वो बायर है तो उसको डिलीवरी मिलेगा भी, उसका राइट है, और उसका उसके ऊपर ऑब्लिगेशन भी है कि उसको ऑनर भी करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। मतलब उसको डिलीवरी लेना ही लेना पड़ेगा, मतलब कोई चॉइस नहीं है कि मेरे पास अधिकार है और मेरा मन बदल गया कि नहीं भाई अब छोड़ो, कोई और स्टॉक नजर आ रहा है तो छोड़ो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं, उसको लेना ही लेना पड़ेगा। देने वाले को अधिकार भी है और देने वाले के पास ऑब्लिगेशन भी है, समझे? मतलब कोई रास्ता नहीं है, यही करना है, समझ रहे बात को? तो अब इसको जरा बताइए, इसका मतलब समझाइए ऑप्शंस का जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। ऑप्शन बायर इज हैविंग राइट टू नो ऑब्लिगेशन, राइट बट नो ऑब्लिगेशन। हाँ, ऑप्शन बायर के पास राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेटेड नहीं है कि उसको एक मिनट, खाली एक मिनट रुक जाइए। ऑप्शन बायर इज हैविंग राइट टू बाई और सेल, ठीक है, मतलब किस चीज का अधिकार है? या तो खरीदने का या बेचने का, डिपेंडिंग अपॉन की कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग अपना डेफिनेशन बनाए यहाँ पे, ठीक है। बायर इज हैविंग राइट टू बाई और सेल बट नो ऑब्लिगेशन, ठीक है, ठीक है, मतलब कि उसके पास अधिकार है खरीदने या बेचने का, डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन लिया गया है तो खरीदने का अधिकार है उसके पास, और अगर पुट ऑप्शन लिया गया है तो उसके पास बेचने का अधिकार है, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। एट द सेम टाइम सेलर का जो स्थिति है वो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, लेकिन उसमें भी अंतर है। मतलब फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट की तरह क्या है, सेलर के ऊपर क्या है, सेलर एट द सेम टाइम सेलर ऑफ एन ऑप्शन डज नॉट हैव एनी चॉइस, ठीक है, उसके पास अधिकार नहीं है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की तरह, लेकिन ऑब्लिगेशन है। इस बात को समझिए। तो ये जो इतना, हाँ, तो ये जो इतना आग पे चलने वाला काम कर रहा है ऑप्शन सेलर, तो वो क्या फ्री में कर रहा है? क्यों कर रहा है? ऑप्शन सेलर जो है इतने आग पे चलने वाला काम क्यों कर रहा है? कि भाई उसके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और उसके ऊपर खाली ऑब्लिगेशन ही ऑब्लिगेशन है। तो इस तरह का आग पे चलने वाला खेल क्यों क्या खेल रहा है? कोई बताएगा आंसर, क्या कारण है? प्रीमियम उसको लेना पड़ता है, लेना पड़ रहा है लेना पड़ रहा है कि लेना प्रीमियम के कारण कर रहा है? प्रीमियम के कारण पर, हाँ, प्रीमियम के कारण वो कर रहा है, क्योंकि इसके बदले में ये सब सारा आग पे चलने वाला जो काम कर रहा है, इतना अधिकार दे के रखा है बायर को, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्रीमियम चाहिए, ठीक है। इसके बदले में ऑप्शन सेलर जो है इज चार्जिंग व्हाट? प्रीमियम। ये बात क्लियर है? अब अगर हम आपको समझाएं कि ऑप्शन सेलर जो है इतना सारा अधिकार देने के लिए, हम लोग कल बात किए थे इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का बात किए थे। लाइफ इंश्योरेंस जब हम लोग कराते हैं तो क्या होता है, हम लोग प्रीमियम देते हैं, 5,000 रुपया प्रीमियम दिए
और 5,000 का प्रीमियम में 50 लाख का कवरेज मिल गया। कवरेज मिल गया कितना? कवरेज मिल गया मान लीजिए 10,000 का प्रीमियम दिए मान लीजिए ताकि रियलिस्टिक रहे, और कवरेज मिल गया कितना? 50 लाख का, 50 लाख का। तो ये जो सिचुएशन है आपको सिमिलर दिख रहा है कि ऑप्शन सेलर जो है वो एक तरह का इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं कि वो सामने वाले को अधिकार दे रहा है किसके लिए? प्रीमियम उसके बदले में वो रिसीव कर रहा है, ही इज रिसीविंग प्रीमियम। तो ऑप्शन सेलर का जो पर्सपेक्टिव होता है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू एक जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो पर्सपेक्टिव होता है उसी तरह का ऑप्शन सेलर का भी पर्सपेक्टिव होता है। और आने वाला समय में, मतलब आने वाले क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक जो ऑप्शन सेलर होता है वो कैसे अपना जो रिस्क होता है, यानी कि वो इतना सारा रिस्क ले रहा है, वो अगर बायर को अधिकार दे रहा है अनलिमिटेड, अभी हम लोग बात करेंगे कॉल और पुट का, मतलब कि ये जो अधिकार दे रहा है बायर को, ऑप्शन बायर को, वेदर कॉल और पुट, और इस अधिकार के बदले प्रीमियम चार्ज कर रहा है, तो वो इस केस में क्या है? ऑप्शन जो सेलर है वो रिस्क पे है और वो अनलिमिटेड रिस्क पे है। तो अपने अनलिमिटेड रिस्क को किस तरह से मैनेज करता है, तो यही सारा खेल है जो कि आपको आगे आने वाले क्लासेस में सीखने को मिलेगा। उसी को आप ऑप्शंस का जो है वो एडवांस लर्निंग बोल सकते हैं कि कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए और इसको कैसे इसको एज ए ऑप्शन सेलिंग को एज ए बिजनेस रन किया जाए, जिसके थ्रू हम लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है LIC जो है वो भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। कैसे बना? प्रीमियम कलेक्ट करके, ठीक है। प्रीमियम कलेक्ट करने के साथ साथ क्या करना पड़ता है? केवल प्रीमियम कलेक्ट करने से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी ऑप्शन सेलर अमीर नहीं बनेगा, उसके साथ साथ उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने रिस्क को मैनेज करने का, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन का जो एडवांस क्लासेस है उसमें आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं इस चीज को आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। अब हम लोग ऑप्शंस, आप लोग लगभग समझ गए ऑप्शंस के बारे में। हम लोग बेसिक जो इसका डेफिनेशन है इसके बारे में हम लोग काफी डिस्कस कर लिए। कल भी हम लोग आधा घंटा डिस्कस किए थे और आज भी लगभग आधे घंटे से ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो लगभग आप लोग जो है ऑप्शंस आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन की क्या होता है ऑप्शन। अब यहाँ पे अगले स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं। बोलिए, किनको क्या बोलना है, बोलिए सर। ये जो फर्स्ट पार्ट था ऑप्शन का, जो ऑप्शन बायर के पास है, मतलब अधिकार तो है बट ऑब्लिगेटेड नहीं है, ये समझ में नहीं आया। अधिकार है मतलब बाय और सेल करने का, क्या बाय और सेल करने का कैसे? हाँ वो हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग कॉल और पुट का डेफिनेशन देखेंगे ना यहाँ पे। जैसे देखिए, अगर हम आपको बोलेंगे कि क्या खरीदने का अधिकार, तो यहाँ पे हमको अब आपको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका एग्जांपल देना पड़ेगा। अब इस एग्जांपल में क्या है कि हमको बताना पड़ेगा कि ये सीई क्या है, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है, ये सवाल आपका अच्छा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है आज ही के आज आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले स्लाइड में ही आपका आंसर है, ठीक है। इस स्लाइड को आप सुनिए और आपका आंसर मिल जाएगा कि क्या खरीदने का अधिकार है, ठीक है। इसके डेफिनेशन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो मेनली दो तरह के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मेनली क्या, दो ही तरह के होते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। पहला है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉल ऑप्शन होता है, ए कॉल ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट wherein the buyer is vested with the right to purchase the underlying asset at a predetermined price within the stipulated expiration date, ठीक है।
इसका क्या मतलब हुआ? अगर चीजें थोड़ी सी समझ में नहीं आएंगी आज के आज तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशन एक बार फिर से देख लीजिएगा। शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है समझने में, लेकिन जैसे ही आप इस चीज को समझ जाइएगा वैसे ही चीजें आसान हो जाएंगी। मैं हर बार एग्जांपल लेता हूँ ड्राइविंग का, ठीक है। जब आपने बाइक या कार आप चलाते होंगे तो जब इनिशियली जब आप शुरू करते थे, मतलब पहली बार जब आप चलाना सीख रहे थे तो उस समय कितना डिफिकल्ट था। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था टू व्हीलर चलाना, मुझे फोर व्हीलर चलाना आता भी नहीं है, और टू व्हीलर चलाना आता है लेकिन मेरे लिए सीखना बहुत डिफिकल्ट था, मुझे काफी समय लगा था सीखने में। और एक टाइम तो मुझे लगा था कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन मोटर बाइक जैसे ही मैंने ड्राइव करना सीख लिया तब उसके बाद क्या हुआ, बहुत आसान हो गया। तो उसी तरह से है, बस आपको जब भी डिफिकल्टी लगेगा और मन में आपका विचार आएगा कि मुझे नहीं समझ में आएगा, वैसे ही आप जो है, आप सभी को मेरे ख्याल से ड्राइव करना आता होगा, या आपने कोई ना कोई डिफिकल्ट काम ऐसा क्या बोलते हैं अंडरटेक किया होगा जो कि शुरुआत में आपको लगता था कि ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन वंस यू लर्न उसके बाद फिर क्या हुआ, वो चीजें आसान लगने लगी। उसी तरह से इसको भी ट्रीट कीजिएगा। जब भी आपको आपके मन में डीमोटिवेशन आए कि भैया ये तो बाउंस कर रही है चीजें, समझ में नहीं आ रही है, आपको जितना सवाल करना है, हम बहुत ही स्लो पेस के साथ जा रहे हैं क्योंकि बेसिक को ग्रैब करना, एब्जॉर्ब करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसके बाद जो हम लोग अलग अलग रेशियोज में जो कॉल और पुट में स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं वो सब चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप ऊपर ऊपर अगर आप समझ भी लिए तो आपको जब आपको कोई डिफिकल्टी आएगा किसी तरह का तो मे बी आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो बेसिक जब बात कर रहे हैं तो बेसिक पे ध्यान से सुनिए बातों को, ठीक है। तो ये कारण है। चलिए, तो कॉल ऑप्शन का जो डेफिनेशन था उसमें क्या था, ए कॉल ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द बायर इज वेस्टेड। वेस्टेड मतलब जिनको अधिकार दिया गया है या उसके पास ऑथोरिटी है, वेस्टेड विद द राइट टू परचेज। अभी वीरेंद्र जी ने सवाल पूछा था ना कि सर क्या खरीदेगा, जो अधिकार मिल रहा था, आंसर मिल गया आपको। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि उसको अधिकार मिलता है खरीदने का। क्या खरीदने का? अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन। उस केस में जो था, यहां पे अंडरलाइन क्या है, यहां पे अंडरलाइन क्या है? एसबीआई नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अंडरलाइन है इस केस में। मतलब कि इसमें अधिकार खरीदा जा रहा है। जब SBIN 600 CE का बात किया जा रहा है तो यहां पे अधिकार खरीदा जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का, ठीक है। किस प्राइस पे? 600 के रेट पे खरीदने का अधिकार खरीदा जा रहा है, ठीक है। और इस अधिकार के बदले में कितना पैसा देना पड़ रहा है? ₹2.30 बायर को। ठीक है, ये बात क्लियर है। ए कॉल ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द बायर इज वेस्टेड, यानी कि बायर को दिया गया है अधिकार विद द राइट टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। किस प्राइस पे दिया गया है अधिकार? स्ट्राइक प्राइस पे। यानी कि ये वाला जो एग्जांपल हमने देखा उसमें क्या था? स्ट्राइक प्राइस। उसमें स्ट्राइक प्राइस है 600 रुपए पे अधिकार मिल रहा है खरीदने का, ठीक है, विद इन दिस स्टिपुलेटेड एक्सपायरेशन डेट। कब तक ये जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका वैलिडिटी कब तक है? मतलब किस डेट को ये एग्जीक्यूट होगा? एक्सपायरी डेट। किस क्या डेट है एक्सपायरी का? क्या मार्च है? 29 मार्च। हाँ, 29 मार्च को ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए, 29 मार्च को ये एग्जीक्यूट होगा। अब एक और चीज पे बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, कुछ देर बाद बात कर लेंगे। ये जो सीई है कॉल, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? सीई का कोई बताएगा? कॉल यूरोपियन। हाँ, कॉल यूरोपियन। तो ये यूरोपियन क्या है, मतलब कि इसका क्या मतलब है? किसी को जानकारी है तो वो शेयर कर सकता है। यूरोपियन देखिए, दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब बता रहे हैं तो एक चीज और बता ही देते हैं। दो तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक होता है यूरोपियन, एक होता है यूरोपियन, एक होता है अमेरिकन, ठीक है।
तो हम लोग भारत में जो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं उनका जो प्रकार होता है वो कैसा होता है, यूरोपियन होता है। इसीलिए हम लोग इसमें लिखते हैं सीई, सीई कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, पीई लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं ये मैंने देखा नहीं कभी। ठीक है, लेकिन जो भी है जैसे भी लिखते होंगे मैं देख के बता दूंगा आपको। तो यूएस में क्या होता है, वहां पे जो ऑप्शंस होता है उनको बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन। तो अब दोनों में क्या है, इसमें अंतर क्या है? दोनों में एक अंतर ये होता है कि जो यूरोपियन ऑप्शन होता है ना, उसमें जो एग्जीक्यूशन का डेट होता है वो फिक्स होता है कब का, जो एक्सपायरी डेट होता है उसी दिन एग्जीक्यूशन होता है। उसके पहले अगर जो क्या बोलते हैं कॉल का जो बायर है, मतलब ये इस ऑप्शन का जो बायर है वो अगर चाहे कि 600 के रेट पे उठा के मतलब कि इसको जो है एक्सरसाइज कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इस बात को समझ रहे हैं कि SBIN 600C अगर कोई खरीद रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इस ऑप्शन का बायर है उसके पास अधिकार है कि वो 600 के रेट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर उठा सकता है। कितना शेयर उठा पाएगा, कितना शेयर उठाएगा? 1500 शेयर। ठीक है, इसका भी लॉट साइज जो होता है वो फ्यूचर के बराबर होता है। फ्यूचर में भी 1500 का लॉट साइज था ना, तो इसमें भी ऑप्शंस का भी जो लॉट साइज होता है वो सेम होता है। तो इसके पास क्या होता है, इसके पास अधिकार मिल रहा है 600 के रेट पे 1500 क्वांटिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक लेने का। तो अब क्या है कि अगर यूरोपियन ऑप्शन है तो ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये 29 मार्च 2023 को ही होगा। ठीक है, इसके पहले कोई डेट नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिकन ऑप्शन टाइप है, अगर ये अमेरिकन ऑप्शन है तो इसमें क्या होगा कि जो एग्जीक्यूशन का डेट है वो कोई भी हो सकता है। मतलब कि अगर कोई चाहे, अगर ऑप्शन का बायर अगर चाहे कि 600 के रेट पे जो है इसके पहले ही उठा ले, मतलब वो बिना एक्सपायरी का वेट किए हुए वो 600 के रेट पे अगर उठाना चाहे तो उठा ले। ठीक है, तो अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है, इस तरह का उसको सुविधा मिलता है। ये बात क्लियर है सबको? अमेरिकन ऑप्शन में जो ऑप्शन है, मतलब ये जो अधिकार है, इसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है इस टेन्योर के बीच में, कभी भी। मतलब जब से ये ऑप्शन में एंट्री किया बायर ने, मान लीजिए कि ऑप्शन का जो बायर है जैसे ही कल के दिन में, कल मंडे कितना तारीख है, कल 20 तारीख है, कल 20 फरवरी को जैसे ही मार्केट खुला 600 का जो कॉल ऑप्शन है, 600 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है, आप जाके खरीद लेते हैं। और उसका जो टाइप है वो क्या है, अमेरिकन टाइप है। तो अब क्या है कि कल से लेकर 29 मार्च के 20 तक आपका जब भी मन है आप 600 के रेट पे उठा सकते हैं। ये बात क्लियर है? 600 के रेट पे आप उठा सकते हैं, आप अपने ऑप्शन को कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूरोपियन टाइप है, चूंकि हम लोग यूरोपियन टाइप ट्रेड करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास ऐसा कोई अवसर नहीं है कि आप एक्सपायरी के पहले जो है आपको जो है डिलीवरी मिल जाए स्टॉक्स का। ये बात सबको क्लियर हुआ या बाउंस कर गया? ये बात साफ हो गई सबको? ये बात साफ हुई? मतलब जो हम इंडियन ऑप्शन में, इंडियन नहीं, यूरोपियन ऑप्शन है। ठीक है इंडियन ऑप्शन नहीं है कुछ। हाँ, जो जो इंडिया में काम करते हैं हम, यूरोपियन हाँ ऑप्शन। ये, हाँ यूरोपियन ऑप्शन टाइप, हाँ हम लोग हाँ, तो उसकी जो डिलीवरी है मतलब वो एक्सपायरी के दिन ही मिलेगी, हमें बीच में नहीं दे सकते या दे सकते। हाँ, वो एक्सपायरी के दिन ही जो है आपका एग्जीक्यूशन होगा, और एक्सपायरी के पहले आप किसी तरह का एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज वही हमें जो लॉस और प्रॉफिट हो रहा है और हम डर गए, तो अगर हम बेचते हैं तो हम बीच में नहीं बेच सकते। नहीं, आप एग्जिट तो कर ही सकते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज और स्क्वायर ऑफ में दोनों में अंतर है। समझ रहे बात को? स्क्वायर ऑफ का मतलब अलग है। स्क्वायर ऑफ मतलब कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गए अपने को। हाँ, स्क्वायर ऑफ नहीं बात कर रहे, आप अपने ऑप्शन, यानी कि आपने जो अधिकार खरीदा है इस, अच्छा आपको ये बताइए कि आपने अगर इस ये वाला जो ऑप्शन है इससे आपको अधिकार क्या मिल रहा है, ये वाला जरा हमको बताइए कि SBIN का आपने ये बाई किया
ये वाला ऑप्शन, तो इससे आपको क्या अधिकार मिला, जरा बताइए, बारी बारी सब लोग बताइए कि क्या अधिकार मिला, जरा हम भी जाने क्या क्या बाई करने, जब हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो बाई करने का अधिकार होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। हाँ ठीक है, 600 का रहेगा। नहीं पूरा बताइए वीरेंद्र भैया कि क्या इसका मतलब हुआ। ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट में जो हम घुस रहे हैं, वी आर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस क्या पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, क्या हाँ क्या कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ऑप्शन जो बाई कर रहे हैं, हाँ टिल 29 मार्च दिस स्ट्राइक प्राइस विल बी द सेम, 600। नहीं समझ में आ रहा, क्लियर बताइए। मतलब ये डील का प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है ये। ठीक है, मतलब क्या होगा ये डील का प्राइस से, मतलब क्या इसमें क्या होगा, मतलब कि ये टिल एक्सपायरी तक ये प्राइस यही रहेगा, 600 ही रहेगा। हाँ नहीं वो तो 600 ही रहेगा हमेशा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये क्या है, मतलब अगर SBI का आपने 600 का कॉल ऑप्शन खरीदा और 29 मार्च 2023 आ गया मान लीजिए, तो इस केस में अब क्या होगा? अगर इस केस में मतलब यही है, मतलब कि अगर इससे अगर ऊपर जाता है अगर, तो बायर को फायदा होगा, और उससे अगर नीचे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा? एक्सपायरी के दिन क्या ट्रांजैक्शन होगा, जैसे हम लोग फ्यूचर से बात किए थे। एक्सपायरी के दिन इसका जो प्रीमियम है, जो इसका अगर इसका ऊपर जाएगा तो इसको मिलेगा, नहीं तो इसका प्रीमियम क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रीमियम जो इसका जो इसको है नहीं 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 नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप सोचिए, फिर से आपके पास आएंगे। और कोई बताएगा कि क्या होगा एक्सपायरी के दिन, क्या होगा? अभी जस्ट हम लोग बात किए, एक्सपायरी के दिन क्या होगा? एक्सपायरी के दिन हमें जो प्राइस में इंटर हुए थे, क्या प्राइस में इंटर हुए थे? प्राइस में हमें डिलीवरी SBI का 600 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया। ठीक है, बाई किया आपने, फिर क्या क्या होगा एक्सपायरी के दिन, होगा क्या, क्या होगा? अगर नहीं, हाँ ये अधिकार, अगर आप सोचना चाह रहे हैं तो आप अपने हाँ हाँ क्या क्या होगा बताइए। ये अधिकार है कि हमें तो यही 600 के प्राइस में हमें बाई करके डिलीवरी में लेना है, फिर उसका जो भी क्या 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 पूरा बताइए, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अगर हम यही डिलीवरी लेते हैं, अगर उसमें हम मतलब साफ साफ बोलिए, साफ, हाँ 600 से 600 आपके पास है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन में आप बायर हैं, ठीक है। अब हमको बताइए कि एक्सपायरी के दिन क्या होगा। एक्सपायरी के दिन मान लीजिए कि हाँ, एक्सपायरी के दिन मान लीजिए कि जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 700 पे चला गया, ठीक है, चलिए हम आपको आपके लिए और आसानी कर दिए। अब क्या होगा, 700 पे चला गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपायरी के दिन, आप बताइए कि क्या ट्रांजेक्शन होगा एक्सपायरी के दिन, आपके साथ क्या होगा? तो हम 600 सेम प्राइस में, जो प्राइस में हम इंटर हुए थे वो प्राइस में पूरा बताइए, प्राइस बताइए, वैसे नहीं जिस प्राइस में नहीं, क्या बताइए कि क्या होगा उस दिन। अगर नहीं आता है तो सोचिए, किसी और को मौका दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आता है तो प्रयास कीजिए कि हाँ इसमें एक्सपायरी के दिन क्या ट्रांजैक्शन होगा। सबके पास आएंगे बारी बारी से, चलिए ठीक है, वीरेंद्र जी आप सोचिए इसके बारे में, तब तक हम देखते हैं, किसी और को मौका देते हैं। हाँ कौन कौन है जरा, अनूप है कि शिवरात्रि में चला गया जी? नहीं है, चलो बताओ, जवाब दो। मान लिया SBI का जो 600 का जो कॉल है 29 मार्च का है ना। हाँ लगा देते हैं, एक सेकंड, हाँ ये है तुम्हारा, इसमें क्या होगा एक्सपायरी के दिन? एक्सपायरी के दिन अगर इसका प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस होता हो अगर 700 चल जाता है, ठीक है, तो जो हम एक्सपायरी के दिन जो हम 600 का कॉल को बाई करके रखे हैं, मतलब प्रीमियम इसमें हम दिए हैं, जो भी 2 रुपये कुछ पैसा जो प्रीमियम दिए हैं, 2 रुपये 30 पैसा तो लिख रहा हूं। हाँ, ये प्रीमियम दे के हम माने कि अपना कॉन्ट्रैक्ट को डील कर लिए हैं कि अगर मार्केट 700 के पास पहुंचेगा तो हमको लेना, माने यही रेट पे हमको मिलेगा। जो प्रीमियम में जो जैसे 2 रुपये 10 पैसा हम जो प्रीमियम दिए हैं, तो इसका प्राइस जो है ना अपने आप मूव करेगा। 100 रुपया मान लीजिए ये भागेगा,
तो 100 रुपये मेरा ये भी भागेगा। कितना? 100 रुपये भाग जाएगा ये? मैंने कुछ कम भागेगा, मैंने बता रहे ज्यादा नहीं भागता है। हम अभी प्रीमियम का मूवमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम प्रीमियम का मूवमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम कितना मूव करेगा वो आगे का क्लास का बात है, ठीक है। वो ग्रीक्स का बात है, ग्रीक्स का ज्ञान अभी हम दिए नहीं है, ठीक है। लेकिन हम अभी प्रीमियम का मूवमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिर से सवाल रिपीट करते हैं कि एक्सपायरी के दिन क्या ट्रांजैक्शन होगा। जैसे हम लोग फ्यूचर्स पे बात किए थे। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा। अगर कोई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है 538 रुपए पे, 27 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन होगा बताओ। यहाँ पे सबको पता है, तुम बताओ। लेकिन फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना हमको क्या होगा? 500 हमको 38 के रेट पे वो मिल जाएगा, समझे? जो एक्सपायरी क्या मिलेगा? क्या मिलेगा 538 के रेट पे? सोचो जरा कि क्या मिलेगा 538 के रेट पे, क्या मिलेगा। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन सभी भूल जाओ कुछ देर के लिए। जैसे एसबीआई का जो हम कॉन्ट्रैक्ट लिए थे ना, एसबीआई का कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वही सेम रेट पे जो रेट पे हम डील किए थे। एसबीआई का शेयर मिलेगा। पूरा बताइए। 538 के रेट पे हमको एसबीआई का शेयर मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसमें 538 के रेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर हम बायर है तो हमको 538 के रेट पे एसबीआई का शेयर मिलेगा, और सेलर है तो 538 के रेट पे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बोलिए एक बार। अगर हम बायर है तो 538 के रेट पे हमको एसबीआई का शेयर मिलेगा, और सेलर है तो एसबीआई का शेयर हमको 538 के रेट पे देना पड़ेगा डिलीवरी। कितना क्वांटिटी? 1500 क्वांटिटी। चलिए ठीक है, सही जवाब है। ये समझ में आया अनूप? ये बात समझ में आया? ये वही बोल रहे थे, एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तुम नहीं बोल रहे थे ना ये वाला चीज। तो एक्सप्लेन होना पड़ेगा ना। चलो अब ये बताओ कि ऑप्शन में, चलो अब समझ में आ गया, फ्यूचर समझ में आ गया कि फ्यूचर में क्या है। तुमको छोड़ के देखो सबको पता था, इसलिए बोलते हैं ना कि एब्सेंट नहीं करने का। यहाँ पे सबको पता है ये चीज, और पिछले दिन में हम लोग यही चीज बातचीत किए थे। अब ये हमको बताओ, किसी और क्या बोलता है, ये वाला एक्सप्लेन कर पाओगे? इसमें क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है ये वाला? हम सामने से ही बताया है तुमको। अब ये बताओ। आवाज कट रहा है। ये वाला हम सामने से भी बताए हैं, ठीक है। इस वाला जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक्सपायरी के दिन क्या होगा ट्रांजैक्शन? इसमें ये जो हम यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, मतलब अंडरलाइन जो किए हैं, SBIN 600CE NFO 29 मार्च 2023, एक्सपायरी के दिन क्या ट्रांजैक्शन होगा? प्रीमियम के बारे में हम सवाल नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं सवाल कि इसमें किस तरह का ट्रांजैक्शन होगा। अगर नहीं पता है तो बोल सकते हो हाँ नहीं पता चल रहा है, कंफ्यूज हो गया, नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं। अभी हम लोग तुरंत जो है डेफिनेशन जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम देखे कि, देखिए फिर से हम लोग वापस डेफिनेशन पे आते हैं। एक जो कॉल ऑप्शन होता है, एक कॉल ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द बायर इज वेस्टेड विद द राइट टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस विद इन द स्टिपुलेटेड एक्सपायरेशन डेट। इसमें हम लोग फिर से हम रिपीट करते हैं कि जब इसमें बोला ये जा रहा है कि जब कोई कॉल ऑप्शन खरीदता है, यहाँ पे क्या है, कॉल ऑप्शन खरीदा जा रहा है, तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि बायर को अधिकार मिलता है। बायर को अधिकार मिलता है किस चीज का? अंडरलाइंग को खरीदने का अधिकार मिलता है, ठीक है। किस रेट पे? स्ट्राइक प्राइस पे। कब अधिकार मिलेगा? 29 मार्च को मिलेगा, ठीक है।
फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी फिर से सवाल पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि बायर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने का अधिकार मिल रहा है। किस रेट पे? इस रेट पे, 600 के रेट पे। किस डेट पे? इस डेट पे, 29 मार्च 2023। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि ये बात में कंफ्यूजन है? क्या चीज का अधिकार मिल रहा है? खरीदने का अधिकार मिल रहा है। जब हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, कॉल ऑप्शन के द्वारा क्या होता है? खरीदने का अधिकार मिलता है। ये बात क्लियर है? तो ये अधिकार पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? ये 2 रुपए 30 पैसे का बायर को प्रीमियम देना पड़ा। ये बात अभी तक क्लियर है? ये बात अगर साफ हो गया है, अगर अगले सवाल का जवाब आप लोग दे देंगे तो हम लोग फिर सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, HDFC बैंक। चलिए हमको जो है कोई भी वॉलंटरली स्टार्ट कर सकते हैं। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? चलिए पहले शुरुआत करते हैं किससे? किससे शुरू करें? कौन कौन है? वीरेंद्र जी बोलना चाहेंगे? नीचे से शुरू करते हैं। जी बोलिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें जो दिख रहा है, जो HDFC बैंक का 1700 की कॉल है और 23 फरवरी को एक्सपायरी है। ठीक है, 23 फरवरी को एक्सपायरी। इस कॉन्ट्रैक्ट में एज ए बायर पर्सपेक्टिव हम इसमें इंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ आप बायर, हमें ये अधिकार जी, हमें अधिकार है कि एक्सपायरी 23 फरवरी को हमें ये कॉल 1700 में मिल जाएगी, बाई हो करनी पड़ेगी। नहीं समझे, फिर से समझाइए, फिर से ट्राई कीजिए। क्या बाई करने का अधिकार है? आलू। HDFC बैंक की जो 1700 की कॉल है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हम इंटर होते हैं आज की डेट में। तो 23 फरवरी जो एक्सपायरी डेट है, उस दिन हमें ये अधिकार है कि हमें ये HDFC बैंक का लॉट 1700 में ये कॉल मिलेगी। कॉल मिलेगी जो हम 70 मतलब 1700 के रेट पे आपको कॉल बाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल आंसर जो है गलत है, कोई नहीं, बाकी को मौका देते हैं, फिर आप सोचिए, वापस आपके पास फिर वापस आएंगे। ठीक है, फिर से सोचिए कि आप क्या गलत बोले। चलिए अनु बोलो जी। अनु बताओ, जवाब दो इसका। 23 फरवरी को जो HDFC बैंक का जो कॉल ऑप्शन है ना, हमको 1700 का खरीदने का अधिकार है। क्या? HDFC बैंक का 1700 का कॉल 23 फरवरी को कॉल खरीदने का अधिकार है तुमको। सोचो एक बार, फिर से सोचो, फिर से वापस आएंगे। सोचो इसके ऊपर कि क्या गलत बोल रहे हो। डब्ल्यू बोलना चाहोगे? हाँ, ये 1700 मतलब कि एक्सपायरी वाले दिन हमें HDFC बैंक का डिलीवरी मिल जाए, मतलब ले सकते हैं। एकदम सही। मेरा विश है, अगर नहीं सही तो है, हम ले सकते हैं जो कि। और सही है, पूरा पूरा बताओ, तुम सही बोले। जो बाकी लोग गलती कर रहे थे तुम उसको सही बोले। अब हम थोड़ा सा और आगे सुनना चाहते हैं, ठीक है? चलो फिर से बताओ, फिर से बताओ कि क्या इसका मतलब हुआ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट से, हाँ क्या क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 23 फरवरी को हाँ हाँ HDFC बैंक 1700 पर शेयर के हिसाब से हमें हाँ हाँ डिलीवरी मिल जाएगी। जिनको ले सकते हैं, मतलब कि हम कॉल ऑप्शन में है तो हम डिलीवरी मिल सकती है, हम ले सकते हैं। अगर हमें देना है तो हम दे सकते हैं। ठीक है, चलो एकदम जो सही चीज होता है वो तुम बोले, पूरा ही सही चीज बोले। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या बोलते हैं, हम चाहते हैं कि कोई इस चीज को रिपीट करे, कोई भी।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और वीरेंद्र भैया बोलना चाहेंगे क्या? ये एक्चुअली है हम्म, 23 तारीख को जो है ना 1700 रुपये में हाँ हाँ HDFC बैंक का शेयर मिलेगा। ठीक है, सही है सिर्फ सही है, डिविडेंड देना पड़ेगा ₹3.70। एकदम सही है। चलिए हाँ सही है, ये बात समझ में आया। अनुप और वीरेंद्र जी आपको समझ में आया कहाँ पे गलती हो रहा था? क्या गलती हो रहा था जरा बताइए दोनों बारी बारी से, क्या गड़बड़ हो रहा था? आप क्या गलत बोल रहे थे? मतलब हमें Clear डिलीवरी करने के लिए लेनी हम- है। बारी बारी से वीरेंद्र जी पहले बोलिए, फिर अनुप बोलेगा। वीरेंद्र जी बोलिए पर। हाँ HDFC बैंक की 23 फरवरी को डिलीवरी मिल जाएगी इस रेट पे 17 क्या 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 मिलेगी? डिलीवरी क्या? HDFC बैंक के शेयर एक लॉट यही तो सुनना चाह रहे थे हम। आलू का डिलीवरी मिलेगा कि बैगन का डिलीवरी मिलेगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो किस, आप लोग मेन पर्पस ही भूल जा रहे हैं कि भाई इतना जो क्या बोलते हैं हम लोग 3, 5, 18 कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अधिकार के लिए। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस कर रहे थे, लेकिन किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? एसेट को ही भूल जा रहे हैं। यहाँ पे जो एसेट है वो क्या है? HDFC बैंक है। HDFC बैंक के लिए ही तो हो रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? HDFC बैंक के लिए हो रहा है। तो आप लोग सारा फीचर बता रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन अंडरलाइन को ही भूल जा रहे हैं कि अंतिम में ट्रांजेक्शन जो होगा वो क्या होगा? स्टॉक का ही तो, HDFC बैंक का ही तो ट्रांजेक्शन होगा। अनुप क्या क्या गलती कर रहे थे? शेयर मिलेगा, उसका गलती था, हाँ नहीं बोल नहीं पा रहे थे। हाँ, तो दिमाग में अगर क्लियर रहेगा तो बोल पाओगे ना, इसीलिए बोले ना कि अब क्या है कि चीजें दिमाग में क्लियर हो गया तुम्हारा कि कॉल ऑप्शन में क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। कॉल ऑप्शन सबको समझ में आ गया मेरे ख्याल से? अंशु समझ में आ गया? आपको पता है मेरे ख्याल से। आ गया। क्या मतलब है, जरा एक बार रिपीट कीजिए इसको। इसमें अंडरलाइन HDFC बैंक है, 17,000 का कॉल, 1700 का कॉल ऑप्शन, हाँ हाँ 23 फरवरी एक्सपायरी। हाँ हाँ इसमें हमको 23 फरवरी को HDFC बैंक का शेयर मिलेगा डिलीवरी में। ठीक है, चलिए आपको भी क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग जाते हैं पुट ऑप्शन में। और कोई छूटा? और कोई छूटा? नहीं, चलिए। हाँ कॉल ऑप्शन लगभग सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। पुट ऑप्शन भी जो है वो कॉल ऑप्शन की तरह ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो अलग है। क्या क्या पर्पस है इसका? चलिए इसको जरा डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। अ पुट ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन द बायर इज वेस्टेड, यानी कि बायर के पास क्या है? अधिकार दिया गया है, स्वामित्व दिया गया है। इज वेस्टेड विथ द राइट टू सेल the underlying asset at a predetermined price within the stipulated expiration date। अब दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है? अंतर यह है कि buyer is vested with the right to purchase the underlying asset। दोनों डेफिनेशन लगभग सेम है, लेकिन अंतर यहां पे आ जा रहा है। The buyer is vested with the right to sell an underlying asset। ये बात आप लोग गौर कर पा रहे हैं? ऑल ऑप्शन में हम लोग को खरीदने का अधिकार मिल रहा था, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और एक प्री डिटरमाइंड डेट पे। उसी तरह से पुट ऑप्शन में आपको अधिकार मिलता है, बायर को, पुट ऑप्शन का जो बायर होता है उसको अधिकार मिलता है एक अंडरलाइन को सेल करने का, एक सर्टेन स्ट्राइक प्राइस पे, एक सर्टेन डेट पे। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं, अब स्टॉक्स के पे चले आते हैं वापस। HDFC बैंक 1600 अभी जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े, पुट ऑप्शन में क्या होता है? बेचने का अधिकार मिलता है, ठीक है।
और बाकी सब कुछ सेम है। चलिए हम बिना इसको एक्सप्लेन किए सीधे आप लोग से ही सवाल पे आते हैं, आप लोग के दिमाग का थोड़ा कसरत कराते हैं। अब जो है इस को कौन एक्सप्लेन करेगा? चलिए इसको हम किसी का नाम हम नहीं लेंगे, वॉलंटियरली जिसको मन है वो सामने आके इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। ये पुट ऑप्शन है, पुट यूरोपियन, जैसे यहाँ पे कॉल ऑप्शन था उसी तरह से ये पुट ऑप्शन है। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को कौन एक्सप्लेन करना चाहेंगे? वॉलंटियरली कोई भी सामने आके। सर मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। HDFC बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम एंट्री करते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए शुरू से। हाँ ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट में अगर एज ए बायर आप एंटर कर रहे हैं, सेलर अभी भूल जाइए। अभी भी हम लोग कॉल ऑप्शन का बायर के पर्सपेक्टिव से बात किए कि इसमें खरीदने का अधिकार मिलता है, इसमें बेचने का अधिकार मिलता है। अब हमको ये बताइए कि आप इसमें बायर है, तो एक्सपायरी इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या क्या चीज जानकारियां पता चल रहा है? ठीक है चलिए। ये अंडरलाइन HDFC बैंक है। ठीक है बहुत बढ़िया। 29 मार्च को एक्सपायरी है, 1600 की पुट है, 1600 का पी, जिसमें 13 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है देना पड़ रहा है, देना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो इससे मतलब एक्सपायरी में क्या होगा? एक्सपायरी में हमें ये मान लीजिए कि ये प्राइस जो है HDFC बैंक का वो चला जाता है 1400 पे चला जाता है, तो एक्सपायरी में ट्रांजैक्शन क्या होगा सो बताइए। चलिए एक्सपायरी में ट्रांजैक्शन होगा HDFC बैंक के, हमें 1600 में ये लॉट साइज 1600 में हम इसको सेल कर सकते हैं। क्या सेल कर सकते हैं? 1600 में इसके बाई कर सकते हैं। HDFC बैंक की जो 1600 की पुट है, हम इसको डिलीवरी में ले सकते हैं। पुट को ले सकते हैं डिलीवरी में कि स्टॉक को ले सकते हैं? डिलीवरी स्टॉक डिलीवरी में मिल जाएगा उस दिन। चलिए ठीक है, आप फिर से सोचिए। सवाल का जवाब गलत है, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है सोचिए, फिर हम आप तक आएंगे। चलिए अगला कोई वॉलंटियरली आगे बढ़ के इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को? बहुत आसान है, थोड़ा सा बस ट्विस्ट है। हाँ HDFC जो है इसमें पुट है, तो इसमें होगा क्या कि 1600 रुपये में एक्सपायरी के दिन उसको स्टॉक मिलेगा। स्टॉक मिलेगा, बेच सकता है, क्या कर सकता है? बेच सकता है, बेच सकता है। और उसको किस? प्रीमियम, हाँ तो उसके लिए उसको प्रीमियम मिलेगा 13 रुपये। 13 रुपये प्रीमियम मिलेगा? नहीं 13 रुपये प्रीमियम तब भी उसको, अच्छा उसको मिलेगा प्रीमियम। तो बायर तो हमेशा प्रीमियम देता है जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन ये पुट है ना एक्चुअली। हाँ तो हाँ पुट में भी, चाहे वो पुट का बायर हो, चाहे वो पुट का बायर हो, चाहे वो कॉल का बायर हो, जो भी अधिकार ले रहा है उसको हमेशा प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, उसको देना पड़ेगा। उसको शेयर लेने के लिए 1600 रुपया का HDFC का लेने के लिए मार्च को 1000 रुपये का उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं गलत जवाब है, कोई बात नहीं, फिर से जाइए, आप सोचिए इसके ऊपर क्या गलती बोल रहे हैं। अगला कोई जवाब देना चाहे, कोई और जवाब देना चाहे? एक सेकंड, HDFC का ये पुट हम ले रहे हैं राइट? हाँ मतलब बायर है, पुट का बायर है। चलिए कोई अगर जवाब देना चाहेंगे तो बोल सकते हैं वॉलंटियरली। इसमें अंडरलाइन HDFC बैंक है, 1600 का पुट ऑप्शन, 29 मार्च एक्सपायरी है। इसमें ये मतलब स्ट्राइक प्राइस 1600 है। अगर स्ट्राइक प्राइस 1600 से नीचे भी जाता है तो एज ए ऑप्शन से बायर के हिसाब से हम 1600 नीचे से भी जाता है तो हम 1600 पे सेल कर सकते हैं। और 1600 से ऊपर जाएगा तो ऑब्लिगेशन नहीं है हमको सेल करने का, मतलब हम मार्केट प्राइस पे जाके ऊपर में जिस प्राइस चल रहा है सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है ठीक है, सारा कुछ जो है जानकारी वो ठीक ही है। चलिए और कोई ट्राई करना चाहेंगे? हम बाद में बताएंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है क्या सही है। और कोई डब्लू बोलना चाहोगे? अनूप तुम्हारा नंबर आएगा इसमें कॉल ऑप्शन में हम जैसे बाय कर रहे हैं
हाँ हाँ तो अगर हमने पुट लिया है तो पुट अगर बाई किया है तो इसका जस्ट अपोजिट है, हम सेल कर रहे हैं। क्या सेल 1600 कर में रहे हैं? हमें सेल करना ही पड़ेगा। सही सही जा रहे हो, सही जा रहे HDFC बैंक हो, एकदम सही जा रहे हो, बताओ। 1600 के रेट पे हमें सेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पुट का अगर बायर है तो हमें ऑब्लिगेटेड है, हम ऑब्लिगेटेड है और हमें सेल करना ही पड़ेगा एक्सपायरी को, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, नहीं नहीं नहीं, हमें सेल करना ही पड़ेगा। 1600 पे अधिकार है सेल करने का। सेल करने का 1600 अधिकार है। अगर नीचे भी चला जाएगा तो 1600 पे हम सेल कर सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो ऑब्लिगेशन नहीं है सेल करने का, हम मार्केट प्राइस में जाके सेल कर सकते हैं अगर 1600 से 1700 में चला जाएगा तो। सही जवाब है। तो यही डिफरेंस है, ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि अगर देखिए, और कोई ट्राई करना चाहेंगे? और कौन बचा? अनूप, अनूप चलो ट्राई करो जी। अनूप है, चला HDFC गया। का जैसे हाँ। हेलो, बोलो जी। जैसे HDFC का जो 1600 का पुट है ना, हम्म हमको 29 मार्च को हम्म 13 रुपये प्रीमियम दे के हम्म 1600 माने प्राइस अगर इसका 1700 चल जाता है, ठीक है, ठीक है, तो तो उस कंडीशन में तो हमको लॉस हो सकता है। लॉस प्रॉफिट नहीं हम पूछ रहे हैं अभी, ठीक है, अभी हम लॉस प्रॉफिट नहीं पूछ रहे हैं, प्रीमियम क्या हो जाएगा वो सब अभी गुणागणित हम नहीं पूछ रहे हैं। ये प्रीमियम का जो कैलकुलेशन होता है, कितना मूव करेगा मार्केट अंडरलाइन के मूव करने का, वो सब ऑप्शंस ग्रीक्स में हम पढ़ाएंगे। दैट इज इसके बाद वाला एडवांस वर्जन है, मतलब कि अगले सैटरडे या संडे को ये चीज बताएंगे। अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि प्रीमियम, तुम हमेशा प्रीमियम पे फोकस हो जा रहा हो, प्रीमियम पे फोकस नहीं करने का। अभी हम जो है इसका बेसिक पे बात कर रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर इन केस मार्केट मान लो 1400 पे चला जाता है HDFC बैंक में, तो उस केस में क्या ट्रांजेक्शन होगा। हम, मेरा सवाल ये है, समझ गया सवाल का जवाब, कि अगर कोई स्क्वायर ऑफ नहीं करता है और ये जो ऑप्शन का बायर है HDFC बैंक का 1600 का पुट का खरीदार, जो खरीदार है, जो बायर है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो अगर बाई क्या बोलते हैं, एक्सपायरी के दिन स्क्वायर ऑफ नहीं करता है, वो इसको एक्सपायर होने देता है, तो उस केस में ट्रांजेक्शन क्या होगा। मेरा सवाल समझे क्या है? अनूप, अगर 1600 से अगर 1400 होगा तो इसका प्रीमियम ज्यादा मिलेगा ना उसको बेचने से। नहीं, हम फिर प्रीमियम आप पकड़ लिए। प्रीमियम नहीं पकड़ना, हमको ट्रांजेक्शन बताइए कि क्या होगा, ठीक है। प्रीमियम जो है वो एडवांस दूसरा चीज है, ठीक है, उसमें हम ग्रीक्स में बात करेंगे। प्रीमियम जो है वो डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, ठीक है, जो हाँ। वीरेंद्र जी ट्राई करना चाहेंगे? चलिए, दो लोग अभी जो है आंसर दे चुके हैं इसका। अंशु ने भी आंसर दिया, सही था, उनका सारा ही कुछ सही था, और डब्लू भी कुछ हद तक सही दिया था, लगभग 80% पे पहुंच गया था। तो फिर से डब्लू के पास आएंगे, लेकिन चलिए वीरेंद्र जी के पास फिर से आते हैं। अब बताइए, इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? इसको खत्म करते हैं आज, इसको समझ के पुट ऑप्शन के बायर का पर्सपेक्टिव जो है खत्म करके उसके हम लोग रैप अप करेंगे इसको, लेकिन आज समझ के ही जाना है, ठीक है। पुट ऑप्शन क्या होता है इसको समझ के जाना है। बताइए, एक्सपायरी के दिन हमें क्या ये होगा? अधिकार है कि HDFC बैंक के शेयर हमें 1600 के प्राइस में मिले, बेचने का अधिकार है 1600। चलिए, सही बोल रहे हैं आप, और बताइए। और अगर इसके ऊपर भी हमें जाता है तो बायर को उसको बेचने का अधिकार है, बायर को अगर ऊपर जाता है तो उसके पास अधिकार है, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है। आपने खरीदा है, आपने क्या किया, HDFC बैंक का अगर 1600 का पुट ऑप्शन खरीदा है, तो प्राइस किधर भी जाए, यू हैव गॉट द राइट टू सेल एट 1600 रुपीज। अगर आप HDFC बैंक का 1600 का पुट अगर आप खरीद रहे हैं, तो आपके पास अधिकार है, यू हैव गॉट द राइट टू सेल एट 1600 रुपीज। आपको 1600 के रेट पे बेचने का अधिकार है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं? तो इवन की अगर मार्केट यहाँ पे ध्वस्त होके HDFC बैंक जो है वो 200 रुपए पे भी अगर चला गया, स्टिल यू हैव राइट टू सेल एट 1600 रुपीज। इस बात को समझ रहे हैं?
पुट ऑप्शन हम लोग कब खरीदते हैं? कॉल में कॉल अधिकार भी तो होता यही है था कि हमें नहीं, कॉल में अधिकार था खरीदने का। कॉल में आपके पास अधिकार था, जो स्ट्राइक प्राइस है, देखिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल यहाँ पे है। कॉल में आपके पास जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 600 का सी का एग्जांपल हम लोग दिए थे, तो आपके पास अधिकार था खरीदने का 600 पे। कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? एक जो बायर है वो कब इस्तेमाल करता है? वो तब इस्तेमाल करता है, उसको ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे, इसके लिए वो क्या करता है? कॉल ऑप्शन को खरीदता है। कॉल ऑप्शन खरीद लेता है 600 पे। इससे क्या होता है? 600 पे खरीदने का उसके पास अधिकार है, भले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस जो है 1000 रुपए चला जाए। उसको ऐसा लगा, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या कोई टिप कहीं से मिल गया, उसको ऐसा लगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जाने वाला, लेकिन इस टाइम पे क्या है, उसके पास पैसा नहीं है और वो इस अपॉर्चुनिटी को जो है गंवाना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे, तो वो क्या करेगा? 600 का कॉल ऑप्शन खरीद लेगा। अब प्राइस अगर 1000 रुपए भी चला गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसके पास अधिकार है 600 के प्राइस पे, 600 के रेट पे खरीदने का। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक का मेरे पास कितना, इसका लॉट साइज क्या है? 550 का लॉट साइज है। मान लीजिए कि मेरे पास एचडीएफसी बैंक का 550 शेयर पड़ा हुआ है, कैश में पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि कल को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है और अभी जो है मेरा M2M प्रॉफिट चल रहा है मेरे पोर्टफोलियो का, 550 स्टॉक का 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है मेरे पोर्टफोलियो में। अब आपको डर लग रहा है कि भाई ऐसा ना कि कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए, उस केस में आप क्या कीजिएगा? एचडीएफसी बैंक का 1600 का पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं और आपका जो एंटिसिपेशन था वो सही निकला। अब क्या हुआ? एचडीएफसी बैंक का स्टॉक जो है वो, उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि बहुत ही भयंकर कोई बड़ा सा लॉस निकल आया। कोई एक बहुत बड़ा प्लेयर था, मतलब बहुत बड़ा कोई एक कॉर्पोरेट को लोन दिया था एचडीएफसी बैंक, और वो क्या हुआ? डिफॉल्ट हो गया। मान लीजिए, उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा? जो हम लोग जो पोर्टफोलियो में 550 शेयर होल्ड कर रहे हैं, उस केस में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ना। तो उस नुकसान को हम सेफ गार्ड करने के लिए कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं? बस सिंपल सा काम हमको ये करना है कि 1600 का पुट ऑप्शन खरीद लिए। अब अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक जो 1000 रुपए भी चला गया, तो मेरे पास एक अधिकार है 550 स्टॉक सेल करने का 1600 के रेट पे। आप इसका इस्तेमाल समझ रहे हैं? बायर क्यों खरीदता है? बायर पागल थोड़ी होता है, उसको पागल कुत्ता काटा है वो खरीद लिया प्रीमियम देके और जो कॉल ऑप्शन का जो बायर है वो पागल है, उसका दिमाग में चलता नहीं है, वो खरीद लिया। ऐसा कुछ है क्या? दोनों के पीछे कारण है। एक है जो कि अंडरलाइन के प्राइस में बढ़ोतरी होने का वो एंटिसिपेशन करता है, उसको लगता है कि ऊपर जाएगा, और ये वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता है। दूसरा जो है वो प्रॉफिट जिसके अकाउंट में चल रहा है पुट ऑप्शन के केस में, वो क्या कर रहा है? वो जो है अपने बने हुए प्रॉफिट को प्रिजर्व कर रहा है। मात्र कितना रुपया देके? 13 इंटू 1500 रुपया मात्र देके, मात्र 13 इंटू 1500 रुपया देके उसका एकदम जो प्रॉफिट है वो प्रिजर्व हो जा रहा है। तो ये 13 रुपए देने में बस क्या बोलते हैं, बायर को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इस बात को समझ पाए आप लोग? क्या है मतलब? ये कॉल के लिए है। हम अभी पुट के लिए बताया। हाँ, पुट और कॉल दोनों के बारे में बात किए। पुट में क्या होता है कि आपको बेचने का अधिकार मिलता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए पोर्टफोलियो में 550 के रेट पे, तो इसमें ये है कि अगर वो 1600 से ऊपर से कुछ जाए कि उसको उसी रेट पे पहले के दिन बेचना है। हाँ, बेचना नहीं, उसके पास अधिकार है, उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अगर वो चाहे, ऑब्लिगेशन है ना पुट में, उसको बेचना ही पड़ेगा। नहीं, पुट का सेलर और कॉल का सेलर को ऑब्लिगेशन होता है, बोल तो रहे। जो बायर होता है, बायर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। चाहे वो पुट का बायर हो, चाहे वो कॉल का बायर हो, उसको ऑब्लिगेशन नहीं है। उसके पास अलग अलग डिफरेंट तरह का राइट है। जो पुट का बायर है उसके पास बेचने का अधिकार है, जो कॉल का बायर है उसके पास खरीदने का अधिकार है। इस बात को साफ है? ये बात क्लियर हो रहा है? दोनों के पास अलग अलग तरह का अधिकार है। क्लियर है?
बायर के पास मतलब अधिकार होता है टोटली, वो पुट को बेच भी सकता है और पुट को खरीद भी सकता पुट है। को नहीं, अंडरलाइंग पुट को नहीं, अंडरलाइंग को हाँ अंडरलाइंग एसेट हाँ अंडरलाइंग एचडीएफसी बैंक हो या निफ्टी लोट हो या बैंक निफ्टी। अंडरलाइन को देखिए, जब ऑप्शन जब बाई करते हैं, जब पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो आपके पास क्या है, अधिकार है सेल करने का। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी, हम बात को एज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है पोर्टफोलियो में। ठीक है, और आप जो है अपने पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, 1600 के रेट पे ही खरीदने का, बेचने का अधिकार खरीद ले रहे हैं। ताकि ये अधिकार क्यों खरीद रहे हैं बेचने का, ताकि आपके जो पोर्टफोलियो का स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक जो है अचानक से क्रैश कर जाए किसी वजह से, और आपके पास मान लीजिए ये अधिकार है, तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल करके एक्सपायरी के दिन हायर रेट पे, मान लीजिए कि एक्सपायरी के दिन, इसमें एक्सपायरी डेट कौन सा है, एक्सपायरी डेट कौन सा है, 29 मार्च है, 29 मार्च, हाँ 29 मार्च है। 29 मार्च को मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक का शेयर चलाता है 1000, अडानी का स्टॉक गया ना जी, धमाधम नीचे गिरा, उसी तरह का कोई न्यूज आता है मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में, और ये 1000 रुपए चला जाता है। इस केस में क्या होगा, आपके पास पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है, यानी कि आपके पास 1600 के रेट पे बेचने का अधिकार है। अब 1600 के रेट पे अगर बेचने का अधिकार है तो आप आराम से अपने इस ऑप्शन का, इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके, भले प्राइस 1000 पे चल रहा है लेकिन 1600 पे आप बेच दीजिएगा। आपका जो नुकसान होता है वो नुकसान से बच गया ना। अगर समझ रहे ऊपर बात भी है? जाता है प्राइस, बाय द वे 1600 ऊपर भी जाता है, तब भी हम 1600 के ऊपर भी बेच सकते हैं। नहीं, आपके पास 1600 पे ही बेचने का अधिकार, अब आपकी मर्जी पे है कि आप इस अधिकार पत्र को, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें या ना करें, इसका इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है, ये आपकी मर्जी पे है, आपकी मर्जी है तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात है। एक और चीज बता के आपको इसको रैप अप करते हैं आज का सेशन को, फिर अगले सेशन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसके ऊपर बात करेंगे। और अगले सेशन में एक और चीज बात करना है, सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है और सेलर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, देखिए अब अगर किसी ने 1600 का पुट ऑप्शन खरीदा है, यानी कि 1600 पे बेचने का अधिकार है उसके पास, ये बात क्लियर है, 1600 पे उसके पास क्या है, बेचने का अधिकार है, राइट टू सेल। अब क्या है कि स्टॉक चला गया, एचडीएफसी का बैंक का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद क्या हुआ, स्टॉक चला गया, स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया, कितने पे चला गया, 1700 पे चला गया। ठीक है, 1700 पे चला गया स्टॉक, आपके पास अधिकार क्या है, 1600 पे बेचने का। तो आप जो है इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल क्यों करेंगे, आप इसको वर्थलेस एक्सपायर होने देंगे। अगर आपको बेचना ही है तो आप जाके मार्केट में जाके 1700 पे नहीं बेच देंगे अपना स्टॉक, जो आपके पोर्टफोलियो में 550 स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में 550 स्टॉक पड़ा हुआ है और जिसको सेफगार्ड करने के लिए मान लीजिए कि आपने पुट ऑप्शन खरीदा, हम बायर का पर्सपेक्टिव आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो बायर क्या किया, हेज करने के लिए अपने आप को 1600 का पुट ऑप्शन खरीदा, 550 शेयर उसके पास पड़े हुए थे। अब अगर उसके पास ये कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है लेकिन मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, अब अगर मान लीजिए इसको बेचना भी है तो बेचेगा वो किस रेट पे, जाके मार्केट पे जाके 1700 के रेट पे नहीं बेच देगा, वो इस ऑप्शन को क्यों एक्सरसाइज करेगा, ये इसको इग्नोर कर देगा। मतलब कि क्या, इसका इस्तेमाल वो नहीं करेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर करेगा तो उसको 1600 के रेट पे बेचना पड़ेगा, और नुकसान क्यों करेगा अपना, जब मार्केट में 1700 मिल रहा है तो वो 1600 पे क्यों बेचेगा, वो सीधा जाके मार्केट में जाके बेच देगा अगर उसको बेचना भी है तो। ये बात सबको समझ में आया कि बाउंस कर गया। और अगर नीचे आएगा तो बेच सकता है, राइट, तो फायदा होगा, नीचे जाएगा तो उसको उसके फेवर में रहेगा। अगर मान लीजिए कि स्टॉक जो है वो 1600 के नीचे चला गया, ठीक है, तब जाके उसको फायदा होना शुरू होगा, तब जाके उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने में फायदा है। एक्सरसाइज करने का मतलब होता है इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करना, मतलब इसके अधिकारों को क्लेम करना, इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो आपको अधिकार मिल रहा है उसका इस्तेमाल करने का प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करना। ठीक है, ये बात क्लियर है अभी तक।
और किसी का कोई सवाल है? आगे नहीं बढ़ेंगे आज के लिए इतना ही रहेगा। कंटिन्यू हो जाएगा फिर। इस चीज को जो है आप YouTube पे देखना है, जीरोधा का जो वर्सिटी है वहां पे भी बहुत सारा चीज एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा सा पढ़ के आइए, तब आपको चीजें हम जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हम जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अगर आप समझेंगे नहीं चीजों को तो आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है। हम 2 सप्ताह में खत्म कर देंगे, मेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा, फिर आप वहीं का वहीं रह जाएंगे, तो उससे फायदा नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ के आइए सब लोग, और बेसिक को थोड़ा सा क्लियर करके आइए और सवाल पूछिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने का इस्तेमाल ना करके इस जो क्लास है, इंटरैक्टिव क्लास है, इसका इस्तेमाल किया जाए सवाल जवाब पूछने में। ठीक है, जो हम इतना सवाल पूछ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इतना, इससे ज्यादा सवाल आप हमसे पूछे कि अच्छा ये कंडीशन में क्या होगा, वो कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप पहले से पढ़ के आइएगा तो सवाल आपकी तरफ से ज्यादा आएगा, लेकिन आपकी तरफ से सवाल इसीलिए नहीं आता है क्योंकि मेरे ख्याल से आप घर पे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे तरफ से ज्यादा सवाल आ रहा है। तो आपकी तरफ से ज्यादा सवाल आना चाहिए। पूरा जितना भी कंफ्यूजन हो रहा है पढ़ने में, सारा कंफ्यूजन लेके आइए क्लास में। ठीक है, क्लियर है? और किसी का कोई सवाल है पूछिए, 5 मिनट में रैप अप करते हैं, नहीं तो नहीं कुछ नहीं है। सर अभी जैसे आप कह रहे थे कि ये 1600 का जो फुट है अगर ऊपर जाते हैं तो वो इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन फिर अभी पहले आपने कहा कि वो एक्सपायरी के दिन काटना ही है, फिर ये एक्सपायरी के दिन ये वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में ये कंडीशनल अधिकार होता है, जो बायर होता है उसके पास अधिकार होता है कि वो अपना जो ये ऑप्शन है इसको एक्सरसाइज करे या ना करे। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा तो एक्सरसाइज करना। अगर HDFC बैंक का प्राइस अगर 1700 चला जाएगा तो जो इस पुट ऑप्शन का बायर है इसके फेवर में नहीं है, ठीक है, इसके फेवर में नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना। समझे? अगर मान लीजिए कि आप एक कार है, ठीक है, आप मान लीजिए एक कार खरीदने का अधिकार खरीदते हैं कि 3 लाख में, मान लीजिए कि वो एक सेकंड हैंड कार है, उसको आप खरीदने का अधिकार खरीदते हैं, लेकिन वो कार जो है ऑलरेडी जो है 2 लाख में मिल रहा है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कीजिएगा? फाड़ के फेंक दीजिएगा कि भाई मार्केट में तो 2 लाख का मिल ही रहा है। हाँ जी बोलिए। जैसे फ्यूचर में था कि एक्सचेंज ऑटोमेटिक उसको मतलब पोजीशन काट देगा, तो उसमें पोजीशन काट देगा या उसका, हाँ, इसमें भी सेलर से, अब जब हम सेलर का जब बात करेंगे, क्योंकि बायर के पास क्या होता है, बायर को कोई मार्जिन देना नहीं पड़ता है, उसको बस प्रीमियम देना पड़ता है। 13 इंटू कितना था इसका लॉट साइज? 550 था। 13 इंटू 550 रुपया देना पड़ता है मात्र इसको, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसको मार्जिन नहीं देना पड़ता, उसको केवल प्रीमियम देना पड़ता है। 13 इंटू 550 इसको देना पड़ेगा। ठीक है, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब क्या है कि ऑप्शन सेलर का जो पर्सपेक्टिव है, हम अगले क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। ऑप्शन सेलर को क्या करना पड़ेगा? मार्जिन देना पड़ेगा। जैसे फ्यूचर्स में दोनों बायर और सेलर, चूंकि दोनों ऑब्लिगेटेड थे, याद है? भूल गए? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? बोथ वर ऑब्लिगेटेड। इसमें दोनों के दोनों ऑब्लिगेटेड थे, तो जिसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन होता है उसको क्या करना पड़ता है? उसको मार्जिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे इस केस में क्या है? यहाँ पे इसमें सिर्फ प्रीमियम जाएगा जो बायर। हाँ, इस केस में क्या है? बायर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर बायर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो किसी तरह, हाँ, तो अगर बायर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो इसको कोई मार्जिन नहीं देना पड़ेगा, इसको केवल प्रीमियम देना पड़ेगा। समझे? तो ये बात साफ है। अब उसकी मर्जी पे है कि सिचुएशन अगर उसके फेवर में है तो वो एक्सरसाइज करेगा, अगर उसके फेवर में नहीं है तो ही मे नॉट एक्सरसाइज। ही और सी मे और मे नॉट एक्सरसाइज एज पर हिज कन्वीनियंस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई टर्म इंश्योरेंस लेता है तो वो भी तो एक तरह का ऑप्शन खरीद रहा है ना। अब उसकी मर्जी पे है कि उसके घर वाले जो है
जो मेंबर जो जिसने इंश्योरेंस खरीदा था, मरने पे वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हम इंश्योरेंस का क्लेम नहीं करेंगे, तो उस कंपनी थोड़ी आपको जबरदस्ती आके पैसा देगा। इस बात को समझ रहे हैं? अब क्या है कि ये जो भी प्रीमियम देता है, जैसे हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं, तो जो बेनिफिशियरी है, जो इस प्रीमियम का होल्डर है, या जैसे लाइफ इंश्योरेंस में जो उसके बेनिफिशियरी हैं, उनकी मर्जी पे कि वो क्लेम करें या वो क्लेम ना करें। समझ रहे हैं? वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार क्लेम करेंगे या ना करेंगे। उनको ऐसा फील होता है कि नहीं करे तो वो ना करेंगे। क्लियर है? तो आज के सेशन में इतना ही। और किसी का कोई अगर सवाल है तो आशा करते हैं कि कॉल और पुट का बायर का जो पर्सपेक्टिव है वो आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया। क्लियर है? और इसको थोड़ा सा और पढ़ के आइएगा तो चीजें और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ पाएंगी और बेसिक जो है और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो और किसी का कोई सवाल है? किन्हीं का कोई और सवाल? अनूप कोई सवाल? डब्लू? वीरेंद्र भैया? अंशु? और कोई सवाल नहीं है आज के लिए? तो सेलर का पर्सपेक्टिव जो है आप पढ़ के आ सकते हैं पहले से, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? अगर सेलर का अगर कोई ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट अगर लिया जा रहा है तो उसमें सेलर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा। अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग सेलर का पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। उसके बाद फिर और क्या क्या चीजें बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग पे ऑफ ग्राफ वगैरह देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे। ये सब चीजें आप पढ़ के आ सकते हैं। वैसे हम आपको टॉपिक बता देंगे ताकि आप पहले से, हम आप टॉपिक जो है ना वो आपको बता देंगे ताकि आप पहले से उस टॉपिक के बारे में सर्च करके और पढ़ के आए। ठीक है? हम सोच रहे हैं कि हम यही करेंगे क्योंकि अब ठीक है थोड़ा सा हम आपको स्पेसिफिक बता देंगे किस टॉपिक पे आज बात होने वाली है, ताकि आप पहले से एडवांस में आपको मिल जाएगा डिटेल और ताकि आप पहले से पढ़ के आ सकें। ठीक है? और किसी का कोई सवाल नहीं है तो चलिए हम रैप अप करते हैं आज के लिए। थैंक यू अटेंड करने के लिए। बाय। गुड नाइट एवरीवन।